क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिखो CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिखो दिस थ्योरी वॉज mainly given, this theory was mainly given, this theory was mainly given from the, this theory was mainly given from solid state of physics, solid state of physics, solid state of physics, solid state of physics। अगला पॉइंट लिखेंगे which is based on electrostatic force of attraction, which is based on electrostatic force of attraction। देखो एक बात को समझो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस बात का एग्जैक्ट मतलब क्या है? हमारे यहां क्रिस्टल कौन बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। तो आयंस क्या हुआ कि बहुत सारी रिसर्च इसमें चलती गई चलती गई चलती गई, बार बार लोग ये जानना चाहते थे आखिर है क्या ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहीं वीवीटी फेल हो रही थी, तो कहीं वर्नर्स फेल हो रहे थे, तो कहीं कुछ फेल हो रहा था। तो ये हुआ कि एक ऐसी थ्योरी की हमें नीड है जो हमारे सारे अजम्पशन का सही आंसर दे सके। तो हम कहां पहुंच गए? सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स के अंदर पहुंच गए। सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स के अंदर क्या माना गया कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टैटिक है और लीगेंड क्या है? मूविंग है। सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स ने ये कहा कि इस केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री तो छोड़ो, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो आयन है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो एक जगह रुका हुआ है, वो स्टैटिक है। और लीगेंड जो यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, वो उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो सबसे पहली चीज लिखोगे in solid state of physics, point, in solid state of physics it is generally assumed that, it is generally assumed that in solid state of physics it is generally assumed that the positive charge, the positive charge, the point positive charge, the point positive charge, the point positive charge is static, is static, is static, and point negative charge is moving, is moving, is moving। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो मेटल आयन है वो क्या है? स्टैटिक है, और लीगेंड उसकी तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। वो कैसा है? मूविंग है। अगली बात लिखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी was mainly given, was mainly given, was mainly given to predict, to predict the electronic distribution, to predict the electronic distribution of d orbital, of d orbital electron in presence of, in presence of electron in presence of given ligand, in presence of given ligand, in presence of given ligand। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन कलर, एक्सप्लेन कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ये दो मुख्य बातें हैं इसकी, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करना, और दूसरा हमें क्या एक्सप्लेन करना? डीडी ट्रांजिशन ऑफ
अगर हम बात करें कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, ये तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बात के लिए दी गई, लेकिन अभी भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक डिफेक्ट है, अभी भी एक प्रॉब्लम है उसके अंदर। अब पहले उसको लिखिए, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, कलर चेंज कर लीजिए पेन का और फिर लिखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी is unable crystal field theory is unable to explain all that properties of a coordination compound crystal field theory is unable to explain all those properties of coordination compound which are dependent on the structure of ligand, for example origination of चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सीएफटी किस बात को एक्सप्लेन करने में असक्षम नजर आती है, तो आंसर क्या होगा, ओरिजिनेशन ऑफ चार्ज स्पेक्ट्रम। ब्रैकेट में लिखोगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, यस आप ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि इन्होंने लीगेंड को पॉइंट चार्ज माना है, जबकि सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स ये कहता है, जरा गौर से सुनो यहां पे, वो कहता है मेटल आयन जो है इस दुनिया में क्या है, स्टेशनरी है। मेटल आयन जो है इस पूरे यूनिवर्स में क्या है, स्टेशनरी है, और इसको अप्रोच कौन कर रहा है, लीगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने केमिस्ट्री वालों ने क्या कह दिया कि इसको पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लो और इसको पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अगर आपने इसको पॉइंट नेगेटिव मान लिया तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी जो लीगेंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ओरिजिनेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, क्योंकि इन्होंने किसको, लीगेंड को क्या मान लिया, पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और वो प्रॉपर्टीज जो लिगेंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है अब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। ये अगर हम बात करें कि बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम के अंदर ये पॉइंट आ चुका है। जनरली हमें ये पता है कि सीएफटी है क्या, लेकिन हमें ये नहीं पता है सीएफटी का आज भी ड्रॉबैक क्या है, आज भी हम ये बात नहीं जानते हैं। तो याद रखिएगा सीएफटी किस बात को समझाने में असमर्थ है आज भी, तो वो इस बात को समझाने में असमर्थ है जो भी प्रॉपर्टीज हर वो प्रॉपर्टीज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, हर वो प्रॉपर्टीज जो लीगेंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, आज भी वो उस बात को समझाने में उतनी सक्षम नहीं है। और वो जैसे कि अगर हमारे सिलेबस में देखा जाए तो हमारे सिलेबस में उसका एग्जांपल है दैट इज ओरिजिनेशन ऑफ चार्ज स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो मेरी बात को, हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बना के कलर समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है, लॉजिक तो आज भी हमको नहीं पता है, और वो हम पढ़ते जरूर है लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो ड्रॉबैक है सीएफटी का, क्योंकि हम पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और एक्चुअल में ये कहां से थ्योरी लाई, कहां से गई, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स से। एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, कब स्क्वायर प्लेनर बन जा रहा है, कब ऑक्टाहेड्रल बन जा रहा है। फिजिक्स वालों ने कहा रुको भैया, देखो ये यूनिवर्स जानते हो, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में ना मेटल आयन को, मतलब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को स्टैटिक मानो, पहले स्टैटिक मानो, रुका हुआ है वो नहीं मूव कर रहा है। फिर लोगों ने बोला इस बात को कैसे समझाएंगे, बोला गजब बात करते हो यार, एक बात तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझते हो, तो लोगों ने कहा प्रोटॉन। बोले प्रोटॉन का मतलब क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन की कमी ना होना, यही समझते हो ना। तो बोला जब कुछ है ही नहीं तो मूव कहां से कर जाएगा वो, तो आप पॉइंट पॉजिटिव चार्ज अगर हम माने तो उसको स्टैटिक मानो, सबसे पहले आप उसको स्टैटिक मानिए, और लीगेंड इनको अप्रोच कर रहा है। अब लीगेंड जितनी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा था उतने स्पेटियल अरेंजमेंट बनते चले गए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए ये जैसे मेटल आयन है, इसको क्या कौन अप्रोच करता है, लीगेंड अप्रोच करता है। अब इस बात को मैं अगर आपको समझाऊं, समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने कहा ये मेटल आयन है, मेटल आयन बोले तो ये क्या है, डी ब्लॉक का कोई भी मैंने मेटल आयन ले लिया, ये क्या है, उसका पॉजिटिव चार्ज है।
अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है इससे, ऑब्वियस है इनका जेड इफेक्टिव इन पे बहुत तगड़ा लग रहा होता है। डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है, मतलब अगर सिग्मा हम बात करें तो बेकार होता है, सिग्मा बेकार होने की वजह से जेड इफेक्टिव अच्छा हो जाता है। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि लेट सपोज दैट अगर मैंने आपसे कहा ये साइनाइड एक लीगेंड है, ठीक है, साइनाइड एक लीगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इधर कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। आप ऐसे दो पोल इमेजिन कर लीजिए, ये दो पोल आप इमेजिन कर लीजिए, एक पॉजिटिव पोल और एक कौन सा, नेगेटिव पोल। ऑब्वियस है अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहा है तो मेटल जाहिर सी बात है आने वाले लीगेंड पे, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस पे भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। लोगों ने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी कि अगर वो इस पे अट्रैक्शन लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो इस पे भी अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन लगाएगा। समझने की कोशिश करना, जब ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा और ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, जैसे 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 इसकी तरफ खिंच के आने की कोशिश करेगा, ये नजदीक जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन पेयर में और इस नेगेटिव डाइपोल में तगड़ा वाला क्या होगा, रिपल्शन। एनीवे अगर हम बात करें कि मेटल आयन के पास लीगेंड अगर आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट है कंपेयर टू रिपल्शन। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये अट्रैक्शन लगा रहा है माना, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या लगा रहा है बताना जरा, रिपल्शन। ये क्या लगा रहा है, रिपल्शन लगा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये लीगेंड इसके करीब आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर मेटल आयन इसको खींचने में सक्षम है, मेटल आयन अगर इसको खींचने में सक्षम है, इट मींस अट्रैक्शन डोमिनेट है रिपल्शन पे, तभी ये लीगेंड आ रहा है। तो होता क्या है कि जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे जैसे ये आगे आता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज पोल है डी के इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्शन एक्सर्ट करता है, और उस रिपल्शन की वजह से इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब बढ़ती है तो ये डी ऑर्बिटल जिनको डीजेनरेट माना जाता था, दरअसल ये दो तरह के होते हैं, एक एक्सियल होते हैं और एक नॉन एक्सियल होते हैं। दुनिया वालों को ये दिखाते हैं कि हम इक्वल एनर्जी वाले हैं, लेकिन दरअसल अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक एक्सियल है और एक कौन सा है, नॉन एक्सियल है। तो जब ये लीगेंड इसके करीब आएगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में भयानक वाला रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो ये डी ऑर्बिटल अब अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे, एक्सियल वाला एक साइड, नॉन एक्सियल वाला एक साइड हो जाएगा। एक को कहा जाता है ट्रिपल डीजेनरेट, एक को कहा जाता है डबल डीजेनरेट। डबल डीजेनरेट के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर एक साइन यूज किया गया, नाम था ई। जी नहीं, जी अलग चीज है, ई केवल साइन, समझ रहे हो, जी जीरेड के लिए होता है, जी मतलब होता है जीरेड, और जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल कहां कहां बनेगा। टेट्राहेड्रल में जी नहीं यूज होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे नॉन सिमेट्रिकल होता है वो, और ऑक्टाहेड्रल में ई जी बोला जाता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। तो जी वर्ड आया जीरेड से, उसको किनारे करो, पहले पहले ढंग से सुनो। जब लीगेंड मेटल आयन को अप्रोच करता है तो मेटल आयन के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि दोनों ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, स्प्लिट। अब कौन से दो ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो डी ऑर्बिटल होते हैं टोटल दो तरह के। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। डी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल कितने तरह के हैं, दो तरह के। एक कौन सा है, एक्सियल, और एक कौन सा है, नॉन एक्सियल। एक होता है एक्सियल और एक होता है नॉन एक्सियल। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ढंग से सुनिएगा यहां पे, अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं एक्सियल कौन है, नॉन एक्सियल कौन है। जो एक्सिस पर पाया जाए उसे हमने एक्सियल कहा है, जो एक्सिस पर पाया जाए उसे हमने क्या बोला है, एक्सियल, और जो एक्सिस पर ना पाया जाए उसे हमने क्या बोला है, नॉन एक्सियल। तो ये देखो यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये रहा और ये रहा आपका, ढंग से देखिएगा यहां पे, ये एक्सिस है। अब एक्सिस पे देखिएगा डंबल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डंबल। तो यहां पे अगर हम बात करें एक्सिस पर डंबल पाया गया तो हमने नाम क्या दिया, एक्सियल। कितनी एक्सिस पॉसिबल है सर, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, नाम क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहला ये अरेंजमेंट पाया गया।
अब दूसरी अगर हम बात करें, सर x मान लो और z मान लो, क्या मान लो, x मान लो और क्या मान लो, z मान लो। तो दूसरा अरेंजमेंट क्या पाया गया, dx स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा अरेंजमेंट कौन सा मान लो, तीसरा अरेंजमेंट मान लो आपका कौन सा, तो अगर हम बात करते हैं एक पाया गया कौन सा, y, और इसको क्या मान लियो, z। ठीक है, तो अब नाम क्या बनेगा तीसरा, dy स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ऐसे ही आ जाओ, इस डंबल को एक काम करो, हल्का सा घुमाओ तो ये नॉन एक्सिस में आ जाएगा। तो नॉन एक्सियल कौन कौन से होंगे वो सुनना जरा गौर से, वो सुनना ढंग से। ये अगर हमने कहा एक x और ये क्या हो गया y। अब हमने डंबल को ले लिया, तो डंबल को जैसे ही लिया ये क्या होगा, डंबल अब इनके बीच में पाया जाएगा, इनके बीच में पाया जाएगा। डंबल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पाया जाएगा, इनके बीच में पाया जाएगा। अब ढंग से सुनना, इसका नाम क्या है x, इसका नाम क्या मान लिया y, तो नाम क्या बना इसका dxy, इसका नाम क्या बना dxy। मान जा भाई, क्या कर रहा है इधर। अगर हम बात करते हैं दूसरा, यहां पे देखो इसका नाम हमने क्या ले लिया x और इसका नाम क्या ले लिया z, तो दूसरा क्या बन गया dxz, आप लोगों ने सुना भी है। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा इसको क्या मान लिया y और इसको क्या मान लिया z, तो तीसरा क्या बन गया dyz। यानी कि एक्सियल भी कितने तरह का है, 3 तरह का है, और नॉन एक्सियल भी क्या है, 3 तरह का है। आगे फर्दर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस बात को सजेस्ट करती है कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स हो गए। दोनों में अगर हम बात करें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, डीजेड स्क्वायर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई और फर्दर यहां पे क्या ऑब्टेन हुआ, डीजेड स्क्वायर। क्या ऑब्टेन हुआ, डीजेड स्क्वायर। और एक्स और वाई ने क्या बना लिया, एक लोब बना लिया। एक्स ऑर्बिटल मान लो एक्स ये था और वाई ये था, तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो एक जो आप लोब देखते हो ना डी ऑर्बिटल के अंदर, वो यही एक्स और वाई से मिलके बना हुआ है। और डीजेड ऑर्बिटल वाले का एम्पलीट्यूड और बड़ा हो गया और डीजेड ऑर्बिटल ऐसा दिखने लगा। तो यहां से जन्म हुआ डीजेड ऑर्बिटल का। अब हमने कहा कि एक्चुअल में देखा जाए तो डी ऑर्बिटल कितने तरह के हैं, आपके लेवल पे 5 तरह के हैं। लेकिन अगर कोई बोले 6 तरह का है तो वो गलत नहीं कह रहा, वो 100% सही है अपनी जगह। तो डी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें आपके सिलेबस के अनुसार, तो डी ऑर्बिटल है 5, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर 6 कोई बोले तो वो गलत नहीं है, एक्चुअल में 6 ही सही आंसर है। 5 तो आफ्टर मिक्सिंग वो बनता है। सही आंसर ये है कि डी ऑर्बिटल 6 तरह के हैं। अगर आप dxy कैसे लिख रहे हो, dyz कैसे लिख रहे हो, dzx कैसे लिख रहे हो, आप खुद सोच के बताओ। आप अरेंजमेंट देख के लिख रहे हो ना, तो अरेंजमेंट तो एक्सिस पे भी 3 पॉसिबल है, यानी डी ऑर्बिटल है कितने तरह का, 6। थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी में और कहानी अंदर जाती है। और अब हम क्या करना शुरू करते हैं कि इन 5 को क्लासिफाई हमने कर लिया। कैसे, हमने कह दिया एक को हम बोलेंगे आज से एक्सियल और एक को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल। अब देखना कैसे निकला है, वो नाम कैसे निकला है, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लोगों ने कहा एक्सियल अरेंजमेंट टोटल आफ्टर मिक्सिंग कितने हैं, 2। पहला कौन सा है, पहला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है डी जेड स्क्वायर। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल एक साथ पाए जा रहे हैं, 2। और इसके लिए एक शब्द दिया गया, उस शब्द का नाम है ई। क्या नाम है, ई। इसका मतलब होता है डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या नाम हो बना, डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसका नाम अब यहां से बना डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसके बाद पिक्चर के अंदर कौन आया, तो ये हुआ नॉन एक्सियल। पता करो कितने तरह के हैं, तो एक का नाम क्या था, डी एक्स वाई, एक का नाम क्या था, डी वाई जेड, और एक का नाम क्या था, डी जेड एक्स। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल अब एक साथ देखने को मिले, तो 3। तो अब इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री ने सजेस्ट किया कि आज के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, T2। T2 का मतलब होता है ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या, ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये सारी रिसर्च जो चल रही थी उस समय पे ग्रीक में चल रही थी, जर्मनी में चल रही थी, उधर के एरियाज में ज्यादातर ये चल रही थी। वो 7 सिस्टर्स की जो कंट्री है उनके अंदर ये रिसर्च चल रही थी, तो नाम भी उधर ही से निकल के आया। ई और टी जो वर्ड आया वो पर्टिकुलर उनके शब्दों से निकल के आया, और यहां पे ये इसका नाम क्या बना, ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या नाम बना, ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब बात आती है जी शब्द क्यों यूज किया जाता है। जी वर्ड आया है जीरेट से। जीरेट का मतलब होता है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अब जैसे कि आपको पता है, मैं बार बार चिल्लाता रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल पे ऑन दी एक्सिस अटैक होता है और टेट्राहेड्रल पे बिटवीन दी एक्सिस।
यानी कि एक सिमेट्रिकल है और दूसरा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए एक जगह जी यूज होगा और दूसरी जगह यूज नहीं होगा। यानी कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर मैं जब भी बात करूंगा आपसे क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में याद रखिएगा इसको क्या बोला जाएगा, ईजी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ईजी। जी वर्ड कहां से आया, जी रेट से, समझ रहे हो। और अगर हम बात करें इसको क्या बोला जाएगा, T2G। क्या बोला जाएगा, T2G। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे बताओ फटाफट, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल जनरेट सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन जब टेट्राहेड्रल में आप जाएंगे, जब किसके अंदर जाएंगे, टेट्रा के अंदर, टेट्राहेड्रल मत लिखो भाई, सुन लो पहले, टेट्राहेड्रल के अंदर जाएंगे तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ ई बोला जाएगा और इसको सिर्फ T2 बोला जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, वहां T2G नहीं यूज होगा, वहां ई नहीं यूज होगा। तो ये कहानी थी, बेसिक कहानी। अब इस कहानी के बाद पिक्चर में लॉन्च कौन होगा, कि लीगेंड। अब यहां से शुरुआत होती है लीगेंड। अब देखो हमको पता चल गया डी ऑर्बिटल दो तरह का है। अब लीगेंड है, यहां पे समझना, अब कहा, अब समझना आपके लिए आसान होगा। लीगेंड है, इसके पास दो पोल है, एक पोल के साथ जब ये जाएगा आगे किसकी तरफ, मेटल आयन की तरफ, उस समय क्या होगा, ये मेटल का डी इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग है, पुअर, जेड इफेक्टिव है, अच्छा मतलब अट्रैक्शन है, अच्छा। इट मींस कि आने वाला जो लिगेंड है उस पे भी अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, तगड़ा। लेकिन जैसे ही ये डाइपोल किसके करीब गया, ये करीब गया किसके, इस इलेक्ट्रॉन के करीब गया, तो यहां पे क्या लगने लगा, रिपल्शन। उस रिपल्शन से इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लगी, बढ़ने लगी। और जैसे ही बढ़ने लगी, यहां पे अपने को क्या देखने को मिला, कि जो डी ऑर्बिटल जो दो तरह से सेपरेटेड थे, अब वो स्प्लिट करेंगे। अब किसी की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, किसी की एनर्जी कम पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि लिगेंड का पाथ क्या है, वहां से हम ये डिसाइड करेंगे। वहां से आगे फर्दर आएगी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो यहां पे सबसे पहली चीज ये पहले आप नोट कीजिए, ये वाला पॉइंट, ये पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। टेस्ट में वो कोऑर्डिनेशन आ रहा है आप लोगों का, डी ब्लॉक, ठीक है। ये लिख लेना, तो फिर बताना, कुछ थ्योरी लिखवानी है।
चले चले, लिखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस मेटल कैटायन लिखना, आइसोलेटेड गैसियस मेटल कैटायन, आइसोलेटेड गैसियस मेटल कैटायन, आइसोलेटेड गैसियस मेटल कैटायन of D block, isolated gaseous metal cation of D block metal, isolated gaseous metal cation of D block के जो D ऑर्बिटल होते हैं, के जो D ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जब कोई डी ब्लॉक का मेटल कैटायन, कि जब कोई डी ब्लॉक का मेटल कैटायन लीगेंड के, कि जब कोई डी ब्लॉक का मेटल कैटायन लीगेंड के कांटेक्ट में, लीगेंड के कांटेक्ट में आता है, लीगेंड के कांटेक्ट में आता है, तो उसके डी ऑर्बिटल, तो उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो भी, इस बात को भी ढंग से देख लीजिए। इधर वैसे तो मैंने लिख दिया, वापस से इसको समझा दे रहा हूं, यहां पे देख लेना, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना के नोट कर लेना। ये मेटल कैटायन है, क्योंकि यहां से एक सवाल कंफर्म है, आएगा ही आएगा, ढंग से देख लेना सीएफटी को। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव इनका कैसा होता है, गुड होता है, तो ऑब्वियस है इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब मान लीजिए यहां पे ये कौन है, लीगेंड है, ये मान लिया मैंने, कौन आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, लीगेंड, ये क्या मान लिया मैंने, लीगेंड। अब ऑब्वियस है लीगेंड में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और यहां कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो जब ये क्या करेगा, ये इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे ही इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है, ढंग से सुनना, ये इसकी तरफ जा रहे हैं, ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होने लगा, इनके बीच होने लगा रिपल्शन, इनके बीच लगने लगा रिपल्शन। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे, अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे लीगेंड, जैसे जैसे लीगेंड मेटल आयन की तरफ, मेटल आयन की तरफ, मेटल आयन की तरफ जा रहे हैं, इसको लिखते रहो, जा रहे हैं, there is repulsion between negatively charged ligand, negatively charged ligand, negatively charged ligand and d electron, leading to increase in, leading to increase in इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल पूछा गया है जेईई मेंस के अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, लीगेंड की या इलेक्ट्रॉन की, डी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसमें ऑप्शन में ये भी दिया था लीगेंड के इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, और डी इलेक्ट्रॉन भी दिया था। तो याद रखिएगा किसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, डी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है।
जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, ये बात अगर हम आगे चलें तो इसके आगे भी एक थ्योरी है, दैट इज एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। वो और ज्यादा अगर हम बात करें, सीएफटी तो यहीं तक सीमित है, सीएफटी तो यहीं तक बताती है कि मेटल आयन को पॉइंट पॉजिटिव मान लिया और लिगेंड को ऐसा मान लिया कि लिगेंड उसकी तरफ मूव कर रहा है। अब वो जो एक्सप्लेनेशन है, जो सीएफटी का ड्रॉबैक है, वो जाके एक्सप्लेन होता है एलएफटी से। तो एग्जैक्ट थ्योरी जो आज की सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है वो है एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, अगर हम बात करें जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, किसके किसके बीच हो रही है, तो एक्सियल और नॉन एक्सियल एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक्सियल को क्या बोला जा रहा है, ईजी। ईजी बोले तो डबल डीजेनरेट, ईजी ऑक्टाहाइड्रल के केस में अगर हम बात करें, या आप नॉर्मल लिखिए ई। एक्सियल को क्या बोल रहे हो, ई डबल डीजेनरेट, और नॉन एक्सियल को क्या बोल रहे हो, T2 यानी ट्रिपल डीजेनरेट। क्या एक बात तो, स्प्लिटिंग जो हो रही है क्या एक समान हो रही है या अलग अलग हो रही है, ये मुझे बताओ। अलग अलग हो रही है, एक जगह ट्रिपल डीजेनरेट बन रहा है और एक जगह डबल डीजेनरेट बन रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो स्प्लिटिंग इज अनसिमेट्रिकल। कैसा है स्प्लिटिंग, अनसिमेट्रिकल है। स्प्लिटिंग इज अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होती है, ये कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। ये कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल, स्प्लिटिंग इज अनसिमेट्रिकल। तो ये पूरी कहानी है कि जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन को, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ रहा है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और डी इलेक्ट्रॉन के बीच में, लीडिंग टू व्हाट, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। और स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, एक्सियल नॉन एक्सियल अलग, यानी एक डबल डीजेनरेट बन रहा है, एक ट्रिपल डीजेनरेट बन रहा है। डीजेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अब अगर एक जगह ट्रिपल डीजेनरेट बन रहा है, एक जगह डबल डीजेनरेट बन रहा है, इट मींस इस स्प्लिटिंग सिमेट्रिकल नहीं है, कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग इज अनसिमेट्रिकल। क्या, क्योंकि यूनिवर्स में मेटल आयन को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आइए अब उसके बारे में ही बात करेंगे। कितने तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, 3। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कितने तरह के हैं, 3। अब सुनना इधर, 1 मिनट के लिए पेन कॉपी छोड़ दो। पहला कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। और तीसरा कौन सा है, टेट्राहेड्रल। एक है स्क्वायर प्लेनर और तीसरा कौन सा है, टेट्राहेड्रल। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये समझना कि मेटल आयन है, मेटल आयन है और यहां पे कहां से अप्रोच करता है, ऑक्टाहेड्रल में। ये मेटल आयन है, लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, एक करता है +x, एक कहां से करता है -x। यानी कि अगर हम बात करें, ये कौन सा हो गया +x और ये कौन सा हो गया -x। एक कहां से अप्रोच कर रहा है, +y, और एक कहां से अप्रोच कर रहा है, -y। एक कहां से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, +y, और एक लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, -y। एक कहां से अप्रोच कर रहा है, +z, और एक कहां से अप्रोच कर रहा है, -z। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये लिगेंड जो है ये कहां से अप्रोच कर रहा है, -z। एक बात तो, अटैक कहां हो रहा है पूरा, अटैक अगर हम बात करें तो +x +y और कहां पे हो रहा है, +z। ऑन दी एक्सिस लिगेंड का अप्रोच अगर अटैक हो रहा है, तो इस बार बताओ मुझे, ई की एनर्जी बढ़ेगी या T2 की एनर्जी बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, ई की या T2 की। ऑब्वियस है, एक्सियली ऑर्बिटल कौन सा है, डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी ई की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी और T2 की एनर्जी क्या बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। अब आगे आ जाओ, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये देखना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे ये बात करूं कि ये मान लो ये स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर ये रखा गया अपना, देखना ये अपना मेटल कैटायन। अगर मैं आपसे बात करूं, 1 मिनट, ये अगर हम बात करें, ये अपना एक मान लिया हमने, रूम मान लिया। अब रूम के अंदर देखना, यहां पे देखना जरा गौर से, मेटल आयन कहां पे है, बीच में है, 2v स्टेट बनता है, 2v स्टेट। 2v स्टेट, 2v स्टेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहां पे एक आयन को यहां रखते हो, एक आयन को लेट सपोज, एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक लिगेंड यहां से, ढंग से देखना, एक लिगेंड अगर यहां से आ रहा है तो अगला लिगेंड यहां से आ रहा है, अगला लिगेंड यहां से आ रहा है, इस साइड से, यहां से,
और अगला लिगेंड कहां से आ रहा है, पीछे से। जबकि ये वाली एक्सिस कौन सी है, प्लस एक्स, ये कौन सी है, माइनस एक्स, ये कौन सी है, प्लस वाई, ये कौन सी है, माइनस वाई, इनके बीच में। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। अच्छा, कलर इसका चेंज कर लेते हैं वरना कंफ्यूज हो गया। अगर हम बात करें अगला, अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखना, एक कहां से है, ये रहा आपका प्लस जेड और ये क्या रहा, माइनस जेड। लीगेंड आ कहां से रहा है, इनके बीच में से, कहीं ना कहीं कहां से आ रहा है, इनके बीच में से आ रहा है, इनके बीच में से आ रहा है, इनके बीच में से आ रहा है। यानी कि इस बार एनर्जी किसकी बढ़ेगी, T2 की या E की, ये मुझे बताओ। तो ऑब्वियस है अब एनर्जी किसकी बढ़ेगी, T2 की, और किसकी घटेगी इस बार, E की। तो यहां पे दोनों का अगर हम बात करें, ये क्या बन जाता है, EG, और इसको बोल देते हैं T2G, क्योंकि सिमेट्रिकल अटैक हो रहा है यहां पे। यहां पे नॉन सिमेट्रिकल अटैक होने की वजह से इसको T2 और E कह के हम छोड़ देते हैं। यहां पे ये जो G लगा रखा है, ये G नहीं लगेगा, यहां पे क्या बनेगा, T2 और E। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है क्या, एक लिगेंड आपका सामने से आया, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, और एक लिगेंड इधर से आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मतलब एक ऑर्बिटल यहां है, एक ऑर्बिटल यहां है, एक ऑर्बिटल यहां है, एक ऑर्बिटल यहां है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन। तो जब डी ऑर्बिटल आएंगे, लिगेंड आएंगे और डी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन लगेगा, तो इस बार एनर्जी किसकी बढ़ेगी, जो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे पाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें यहां पे, अगर एक प्लेन की बात किया जाए, अगर इसको एक्स एक्सिस मानू, इसको वाई एक्सिस मानू, ढंग से सुनना, इसको एक्स मानू और इसको क्या मानू, वाई मानू, तो लिगेंड कहां से आ रहा है, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। ठीक है, पक्की बात है, क्योंकि जेड वाला तो कौन से प्लेन में आता है, इस प्लेन में आता है। एक्स वाई, यहां पे एक ऑर्बिटल है, यहां पे एक ऑर्बिटल है, यहां पे एक ऑर्बिटल है और यहां पे एक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है। लिगेंड यहां से आया, रिपल्शन बढ़ा, लिगेंड यहां से आया, रिपल्शन बढ़ा, लिगेंड यहां से आया, रिपल्शन बढ़ा, लिगेंड यहां से आया, रिपल्शन बढ़ा। अब जैसे ही रिपल्शन बढ़ा, तो एक बात मुझे बताइए, जो इस प्लेन में पाया जा रहा है, सिर्फ उसी का रिपल्शन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो अब इस प्लेन में कौन पाया जाता है, स्क्वायर प्लेनर में कौन पाया जाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सा डी ऑर्बिटल होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा अगर हम यहां पे बात करें एनर्जी किसकी बढ़ती है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की यहां पे एनर्जी बढ़ती है। जबकि यहां पे ईजी किसको बोल रहे हैं आप, ईजी बोल रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को बोल रहे हैं। और T2G किसको बोल रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहां पे अगर हम बात करें T2 और E में क्या हो रहा है, तो T2 किसको बोल रहे हैं आप, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहां पे अगर हम बात करें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर। तो यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ रही है, एक्सियल वालों की। यहां घट किसकी रही है, नॉन एक्सियल। यहां पे नॉन एक्सियल की एनर्जी बढ़ रही है और एक्सियल की घट रही है। यहां सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ रही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस इतनी बातें आपको क्रिस्टल फील्ड पढ़ते वक्त आनी चाहिए कि भैया कौन कौन कैसे कैसे स्प्लिट कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल की एनर्जी ज्यादा है, नॉन एक्सियल की एनर्जी कम है। अगर हम टेट्राहेड्रल में बात करें तो नॉन एक्सियल की एनर्जी ज्यादा है, एक्सियल की एनर्जी कम है। तो उसको नोट करिए, पहले ये वाला नोट कर लिया था, ये वाला नोट कीजिए। कौन सा, लिखो जल्दी लिखो। हाँ, एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पहले जब डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो वो एक साथ रहते हैं मिक्स होके, जैसे ही वो स्प्लिटिंग होगी एक्सियल अलग हो जाएगा, नॉन एक्सियल अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। आइए इसको नोट कीजिए, कहां पे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सवाल सबसे पहले ये पूछा जाएगा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एनर्जी। पहला ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा डी एक्स वाई, तीसरा डी वाई जेड, चौथा डी एक्स जेड। दूसरा सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स वाई और फिर डी वाई जेड।
dx² माइनस y²। अगला सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? dyz, dzx, dxy, dx² माइनस y²। ऑल 1 2 एंड 3 तीनों होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों की एनर्जी एक बराबर होती है, dzx, dyz और dxy। चले हो गया? लिखो, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करने जा रहे हैं, ढंग से सुनिएगा। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं, ये सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये आपका डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है जब इनकी इक्वल एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड। अभी कोई लीगेंड नहीं है, तो इनके केस में अगर हम बात करें, इन पांचों की एनर्जी क्या है, बराबर। जैसे ही लीगेंड ने इनको अप्रोच करना शुरू किया तो तुरंत इनकी स्प्लिटिंग होगी। अब अगर स्प्लिटिंग की जब हम बात करेंगे तो ढंग से सुनिएगा, इस सेंटर को बोला जाता है बेरी सेंटर। क्या बोला जाता है? बेरी सेंटर। बेरी सेंटर क्या है? जहां सेंटर ऑफ मास लोकेटेड रहता है, फिजिक्स ऐसा कहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में समझना, हमको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन ऊपर जाएगा, तो ई ऊपर जाएगा या T2 ऊपर जाएगा? T2 ऊपर जाएगा, और ई कहां आएगा? नीचे आएगा। अब देखो, ई कौन है और T2 कौन है, तो ढंग से सुनो। अगर हम बात करें, एक कौन सा है? dxy, dyz और dzx, ट्रिपल डी जनरेट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? T2। और यहां पे अगर हम बात करें dx² माइनस y², और कौन सा है बोलो जल्दी? dz², तो इसे हम क्या बोलेंगे? E। अब देखना जरा गौर से, इसको T2G बोलते हैं और इसको EG बोलते हैं। अब EG में कितने शब्द आ रहे हैं? 2। T2G में कितने शब्द आ रहे हैं? 3। वैसे अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या नाम है? ट्रिपल डी जनरेट। और E का मतलब क्या है? डबल डी जनरेट। तो जब टूटेगा तो एक बात तो, इस बार एनर्जी किसकी बढ़ाएगा? EG वाले की या T2G वाले की? EG वाले की।
तो यहां पे जब हम बात करें लिगेंड आएगा तो एनर्जी दोनों की बढ़ेगी, दोनों की एनर्जी बढ़नी तय है, किसी की ज्यादा बढ़ेगी और किसी की कम बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि इन दोनों केस में अगर मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में किसकी ज्यादा बढ़ेगी किसकी कम, ईजी की ज्यादा बढ़ेगी और T2G की कम। तो यहां जरा गौर से देखिएगा, यहां पे स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करने के बाद कौन चला जाएगा, ऊपर आपका कौन चला गया, बोलिए जल्दी, ऊपर आपका चला गया ईजी, कौन चला गया ईजी, और नीचे कौन चला आया, अगर मैं बात करूं तो नीचे चला आया आपका T2G, ये चला आया नीचे T2G, नीचे चला आया T2G। अब ढंग से सुनना, ये जो स्प्लिटिंग है बीच की स्प्लिटिंग, इस स्प्लिटिंग को अपन बोलते हैं, इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर होने वाला चेंज। जबकि ये जो ग्राफ बताता है वो हमें किसके बारे में बताता है, बताइए जरा, किसके बारे में बताता है, यहां पे ये जो ग्राफ बताता है ये किसके बारे में बताता है, पोटेंशियल एनर्जी, किसके बारे में बताता है, पोटेंशियल एनर्जी, किसके बारे में बताता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें कि यहां पे स्प्लिटिंग कैसे हुई, एक्सियल जो है वो अलग हो गया, नॉन एक्सियल जो अलग हो गया, और इसका नाम क्या बन गया, T2G बन गया। अब अगर मैं बात करूं इस डेटा की, तो एक बात मुझे बताइए, टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने थे, 5, कितने थे, 5, टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने थे, 5, इसमें से कितना ऑर्बिटल घट गया, 5 में से कितना घट गया, ऊपर वाले में से 3 घट गया, तो ये क्या बन गया, +3/5। और अगर हम बात करें नीचे में से कितना घट गया ये मुझे बताओ, 2, तो इसको हम बोलेंगे -2/5। इसी को बोला क्या जाता है, इसी को बोला जाता है 0.4, 5 चौक को 20 निकाल लेंगे आप, और इसी को क्या बोला जाएगा, 0.6 डेल्टा ओ। इसको क्या बोलेंगे, 0.4 डेल्टा ओ। कई दफा इक्वेशन इस फॉर्म में दे देगा आपको, ठीक है, इस फॉर्म में दे देगा, -2/5 करके निकालना होगा। अब देखो, बेरी सेंटर वो सेंटर है जहां से दोनों की एनर्जी अलग हुई है, और जितनी इसकी बढ़ी है उतनी ही इसकी घटी है। इस बात का प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ है इस बात का, जितनी इसकी बढ़ी है उतनी ही इसकी घटी है, इस बात का प्रूफ क्या है, एग्जैक्टली exactly. यहां पे अब ये इस बात का प्रमाण ये है कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2, और ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितना आ रहा है, 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर हम बात करें 6 इंटू 0.4 करो, कितना आएगा, 2.4 आएगा, -2.4। और इसका देखो 2 2 4, 4 इंटू 0.6 करो तो कितना आएगा, 2.4, +2.4 है और ये -2.4 है। और सिंपल इक्वेशन में जाना चाहते हो तो ऐसे देखो, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 12/5, 4 इंटू 3, अगर मैं बात करूं सिंस हम कैसे ये बात बताएंगे कि इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो पहली चीज, सिंस ईजी ऑर्बिटल हैव कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलिए जल्दी, 4 इलेक्ट्रॉन। हेंस क्या हो जाएगा यहां पे, हेंस अगर हम बात करें 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12/5। स्प्लिटिंग जो हुई है वो उसकी एनर्जी अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 12/5। और अगर हम इनकी बात करते हैं, T2G की बात करते हैं, तो T2G ऑर्बिटल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, 2 2 4 2 6, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हो गया, 6 दूना 12, और ये भी कितना हो गया, 12/5। 0.4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों की एनर्जी आपको क्या देखने को मिलेगी, बराबर। एक की जितनी प्लस हाफ में बढ़ी है दूसरे की उतनी ही माइनस हाफ में बढ़ी है। तो ये इस सेंटर को कहा जाता है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर वो सेंटर होता है जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों ऑर्बिटल का सेंटर ऑफ मास जहां लोकेटेड रहेगा उस पॉइंट को हम बोल देंगे बेरी सेंटर, जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में राइज होते हुए देखा जाता है। सवाल पूछेगा कि वो सेंटर, वो पॉइंट बताइए जहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में राइज होते हुए देखेंगे, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज बेरी सेंटर। अब देखो, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। सीएफटी ने क्या बोला, बोला कि ये टूट तो रहे हैं, अब ये ज्यादा टूट रहे हैं या कम टूट रहे हैं, ये बात कौन एक्सप्लेन करेगा कि लीगेंड तगड़ा है या लीगेंड कैसा है, वीक है।
अगर सिंपल सी अगर हम बात करें कि लिगेंड अगर तगड़ा हुआ तो वो ज्यादा तेजी से आएगा, ज्यादा तेजी से आएगा अगर डोनेट करने। अब डोनेशन की भी पावर पे कैसे पता चली कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड डोनर है और ऑक्सीजन और हेलोजन जो है ये वीक फील्ड डोनर है? लोगों ने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो, सिंपल सा कंसेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात को सजेस्ट करेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन की ईएन कंपेयर टू ऑक्सीजन और हेलोजन क्या है, कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा पसंद करेंगे। जब ज्यादा देना चाहेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर कम देना चाहेंगे तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। तो यहां से दो केसेस निकल के आते हैं। पहला केस निकल के आता है केस नंबर 1। पहला अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 क्या निकल के आएगा आपके सामने कि डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा। डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा। दूसरा केस क्या निकल के आएगा कि डेल्टा ओ क्या होगा, कम। केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब केस नंबर 1 में क्या होता है कि अगर हम बात करें डेल्टा ओ कब ज्यादा होगा, इफ लीगेंड इज लीगेंड क्या है बोलिए जल्दी, स्ट्रॉन्ग। लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। हमें स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी जल्दी डोनेट करेगा? अब कौन कितनी जल्दी डोनेट करेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? ईएन देखिए आप, केमिस्ट्री कहती है कि पॉलिंग स्केल को उठाइए, पॉलिंग स्केल में जाइए और वहां से देखिए कि ईएन जिसकी कम होगी वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट, सॉरी जो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और ईएन जिसकी ज्यादा होगी वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। इट मींस यहां पे अगर हम बात करें लीगेंड स्ट्रांग है या वीक है, ये कैसे पता चलेगा? ईएन फैक्टर। किससे पता चलेगा? ईएन फैक्टर। और ईएन फैक्टर इस बात को सपोर्ट करता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के जो डोनर होते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन और हेलोजन के, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग डोनर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ईएन कम है। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा ओ कम होगा, कब कम होगा? इफ लीगेंड इज वीक। इफ लीगेंड इज व्हाट? वीक। अगर ये लीगेंड होगा ये कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। लीगेंड वीक है ये बात कैसे पता चलेगी? अगेन ईएन फैक्टर। ईएन फैक्टर एक के केस में ज्यादा होता है, एक के केस में क्या होता है? कम होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन, अब कहोगे सल्फर की ईएन तो कम है सर। तो आपको पता होना चाहिए जब डाउन द ग्रुप की आप बात करते हैं तो साइज फैक्टर प्रीडोमिनेंट हो जाता है। तो ईएन एंड साइज फैक्टर दोनों को काउंट करोगे। किसी भी केटायन किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी जब हम चेक करते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ईएन फैक्टर, वो नहीं साइज फैक्टर। क्या देखते हैं? साइज फैक्टर। ये पूरी ऑर्गेनिक के सवालों को आपको आप जब भी देखना आप सॉल्व करोगे आप इसी फैक्टर से सॉल्व करते हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आता हो ना आता हो वो अलग की बात है, लेकिन सवाल इसी से सॉल्व होता है। हाँ तो हमसे कैसे हो जाता है? जिस दिन आ गया उस दिन नहीं होगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो याद रखिएगा पहला साइज फैक्टर लगता है, साइज फैक्टर के बाद क्या लगता है? ईएन फैक्टर लगता है। ईएन फैक्टर और साइज फैक्टर जब दोनों नहीं काम करते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगता है। हमसे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही सॉल्व हो जाता है। कितना सवाल सॉल्व किया हो आज तक? 500 सवाल से ज्यादा हुआ होगा किसी भी टॉपिक में? नहीं। 50 सवाल, हाँ इतना हुआ होगा। 50 सवाल वही सॉल्व करते हो जिसमें वो फैक्टर लग रहा है। सवाल अगर हम बात करें कोई भी एनायन है कोई भी केटायन है, पूरी यूनिवर्सल केमिस्ट्री ये कहती है पहले आप साइज फैक्टर पे जाओ, साइज फैक्टर सिमिलर दिख गया अब आप ईएन फैक्टर पे जाओ, ईएन फैक्टर सिमिलर दिख गया अब आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे जाओ। सर हम तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे जाते हैं। हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल आ गया किसी दिन, F प्लस Cl प्लस Br प्लस और I प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो वहां पे गाना गाते रहिएगा पहले, कौन स्टेबल है ज्यादा? I प्लस ज्यादा स्टेबल है, लगाइए ईएन वहां पे। कहेंगे डाउन द ग्रुप तो साइज लगता है। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है बताइए? I प्लस भी स्टेबल है और I माइनस भी स्टेबल है। ये तो अचंभित करने वाला हो गया सर। आधी दुनिया सन्नाटे में चली जाएगी। 2% को किनारे फेंको, 98% इस सवाल को गलत करेंगे। कभी भी किसी भी केटायन किसी भी एनायन या फिर यूनिवर्सल केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं, पहले साइज फैक्टर देखते हैं फिर ईएन फैक्टर देखते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे आते हैं। सर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लेते हैं, तुम 30 मार्क खाओ यार। समझ रहे हो? तो याद रखिएगा। तो यहां पे सल्फर इसकी ईएन तो कम है, तो अरे भाई वो देख तो सही, ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं, ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं। पहले साइज देखना होता है, तो साइज में ये कहता है थर्ड पीरियड का हूं मैं, और मेरे ऊपर साइज मेरी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की क्षमता तुम चारों से ज्यादा है मेरी। फिर आते हो ईएन में, तो ईएन में ये भैया ये भैया ये भैया और ये भैया कंपैरिजन में आते हैं। तो हेलोजन पहले ही किनारे हो जाता है, कहता है देखो अपनी औकात में रहना, हमारी ईएन सबसे ज्यादा है तुम लोगों में, हम नहीं देंगे। तो ऑक्सीजन कहता है तुम्हारे बाद तो हम ही हैं जो हैं तुम्हारे उत्तराधिकारी।
अब बचा कौन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो इधर पटक दिए जाते हैं, इसलिए ये आंसर आता है। तो सल्फर में हमेशा कौन सा फैक्टर देखा जाता है, साइज फैक्टर। तो इसीलिए अगर हम बात करें, इनको वीक लिगेंड माना जाता है। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, ये एक Eg है और ये क्या है, T2G है। मैंने कहा डेल्टा ओ ज्यादा है, डेल्टा ओ ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि Eg और T2G में जो ये स्प्लिटिंग है ये क्या हुई है, ज्यादा हुई है, ठीक है। और यहां पे डेल्टा ओ कम होने का मतलब क्या है, Eg और T2G में ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये क्या हुई है, ये आपका अगर हम बात करें तो ये क्या हुई है, कम। अब ढंग से सुनना, Eg में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं, और T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। Eg के अंदर मेरे भाई 2 ऑर्बिटल होते हैं, और T2G के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है, जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन भरने की जैसे ही बारी आई, इलेक्ट्रॉन भरने की जब बारी आई तो यहां पे देखो, अगर हम बात करें d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5, 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 अभी इलेक्ट्रॉन ले लिए आपने। D1 की अगर हम बात करते हैं, चाहे ये देखो डेल्टा ओ कब ज्यादा होगा, जब लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी सफल होगा तो डेल्टा ओ को भी बढ़ाने में सफल होगा, विफल होगा तो डेल्टा ओ को बढ़ाने में भी विफल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिए यहां पे, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए मैंने कहा D1 कन्फ्यूग्रेशन मुझे भरना है, D1 कन्फ्यूग्रेशन। अब अगर आपसे बात किया जाए, D1 कन्फ्यूग्रेशन ले लिया आपने, D1 कन्फ्यूग्रेशन, पहले इधर देखो, D1 है, इलेक्ट्रॉन एक भेजना है मुझे, कहां मैं भेजूं, तो ऑब्वियस है सर यहां पे भेजिए, यहीं पे भेजिए, यहां भेजना है तो कहां भेजूंगा, यहीं पे भेजूंगा। यानी कि D1 कन्फ्यूग्रेशन अगर मुझे दिया गया है, और चाहे मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे और चाहे मुझे वीक फील्ड लिगेंड दे, दोनों में से कुछ भी दे, एक बात मुझे बताइए क्या बनेगा यहां, कन्फ्यूग्रेशन बन जाएगा सर T2G1 Eg क्या बन जाएगा, 0, T2G1 Eg क्या बन जाएगा, 0। तो ये कन्फ्यूग्रेशन क्या बन गया, T2G1 Eg क्या बन गया, 0। मैं कह रहा हूं D2 अगर मुझे दिया गया है तो D2 के कॉन्फ़िगरेशन में क्या भरूंगा मैं, तो आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिया, यानी इस कंडीशन में भी क्या बन गया, तो इस कंडीशन में आपका बन गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया या वीक फील्ड लिगेंड ले लिया, यहां पे क्या बन गया, T2G2 Eg क्या बन गया, 0। आगे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन भेजना है तो आप कहेंगे सर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भेज दीजिए और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या बन जाएगा आपका D3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लीजिए चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, यहां पे क्या बनेगा, ये T2G3 और Eg क्या बनेगा, 0। मुद्दे की बात आती है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुझे भेजना है। चौथा इलेक्ट्रॉन जब मुझे भेजना है तो यहां ढंग से सुनिएगा, सर मैं पेयरिंग कराऊं या मैं ऊपर भेजूं, सर मैं पेयरिंग कराऊं या ऊपर भेजूं, अब यहां पे निर्णय निकलेगा, तो ढंग से पहले सुनिए। देखो पेयरिंग कराना मतलब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को मेंटेन करना है, और ऊपर भेजना वो भी, वहां पे भी आपका क्या होना है, एनर्जी तो लगनी है, क्योंकि एक्साइट करना पड़ेगा। अब बात यह है कि मैं करूं तो करूं क्या, एनर्जी दोनों प्रोसेस कंज्यूम करेंगे, डिपेंड करेगा कौन सा कम करेगा। हेंस लॉ यही कहता है कि प्रोसेस में जहां एनर्जी कम लगेगी कंपेयर टू रिलीज्ड एनर्जी के, वो कैसा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। और जहां रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कम होगी, वो क्या होगा, स्टेबल। और जहां एब्जॉर्ब्ड ही ज्यादा हो गई, रिलीज कम हो गई, वो कैसा हो गया, अनस्टेबल। तो अब यहां पे कंसेप्ट आएगा, पेयरिंग कराऊं या ना कराऊं। तो पेयरिंग कराने में भी आपकी क्या लगनी है, एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को आपको अभी भी मेंटेन करना है, उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी देनी है। आपको एक्साइट करके ऊपर भेजना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब डिपेंड करेगा एनर्जी कम कहां लग रही है, ज्यादा कहां लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो एक बात बताइए, स्प्लिटिंग इतना ज्यादा करा के ऑलरेडी बैठा होगा, इतना ज्यादा ये गैप क्रिएट करके बैठा होगा कि बेहतर है कि पेयरिंग करा लो, क्योंकि ऊपर भेजोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या कराते हैं, यहां पेयरिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि यहां पेयरिंग एनर्जी, यहां पेयरिंग कराते हैं क्यों, क्योंकि यहां पेयरिंग एनर्जी कम लगती है। जबकि यहां पे अगर आप बात करेंगे कि सर अब बताओ यहां पेयरिंग कराएं या क्या करें, मैं कहूंगा देखो तुम ऊपर भेजोगे तो तुम्हारा एक्साइटेशन में कम खर्चा लगना है, और जबकि पेयरिंग कराओगे तो उसमें ज्यादा लगना है। तो बेहतर क्या है,
तो सर सिंपल सी बात है, एक्साइट कराओ। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें, पेयरिंग कराने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली है तुम्हारी, तो बेहतर है जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जब आया तो ये देखना D4 जब आया, अब D4 से कहानी क्या हो गई, अलग हो गई, इन दोनों के रास्ते थोड़े थोड़े अलग हो गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या कहने लगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या है कि बेहतर है डेल्टा ज्यादा है, डेल्टा ज्यादा है मतलब मैं क्या करा दूंगा, पेयरिंग करा दूंगा, पेयरिंग करा दूंगा। और जैसे ही मैं पेयरिंग कराऊंगा यहां पे ये क्या बन जाएगा, T2G4 और Eg क्या बन जाएगा, 0। लेकिन अगर मान लीजिए ये लीगेंड कैसा लीगेंड है, ये लीगेंड वीक लीगेंड है, मतलब ये डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं है, बेहतर है कि आप ऊपर भेज दो, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां पे बन जाएगा T2G3, Eg क्या बन जाएगा, 1। अच्छा D5 में आ जाओ, D5 में आप बता दीजिए मुझे D5 में क्या होगा, D5 में, D5 में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे देखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और यहां पे क्या है बोलिए जल्दी, वीक फील्ड लीगेंड है। अब मुझे कंपेयर करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, तो अब यहां पे बताना मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5, अब ढंग से सुनिएगा, यहां पांचवा इलेक्ट्रॉन है, अब पांचवा इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या करूं सर, यहां ऑब्वियस है डेल्टा हो ज्यादा है, पेयरिंग करा दो सर, यहां क्या है डेल्टा हो कम है, तो यहां पे ऊपर भेज दो, तो यहां पे ये क्या बन गया कन्फ्यूग्रेशन, आप मुझे बताइए सोच के, ये क्या बन गया यहां पे कन्फ्यूग्रेशन, ये क्या बन गया बोलो जल्दी, T2G क्या 5 और Eg क्या बन गया 0, ये क्या बन गया T2G 3 और Eg क्या बन गया 2। अब यहां के बाद केस अलग हो गया, केस क्या अलग हो गया वो भी सुनो। मैंने अगर तुमसे बोला कि एक बात मुझे बताओ, छठा इलेक्ट्रॉन है, छठा इलेक्ट्रॉन है, छठा इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करना, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको भी भर चुका पूरी तरीके से, और यहां पे ये क्या बन चुका है, कितने 5 इलेक्ट्रॉन तक भर चुके हैं। अब आ जाते हैं छठवें इलेक्ट्रॉन पे, छठवें इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ऊपर भेजूं या पेयरिंग कराऊं, पेयरिंग कराऊं, इस कंडीशन में सर यहां रखोगे तो भी पेयरिंग करानी है, वहां रखोगे तो भी पेयरिंग करानी है, तो खामखा पेयरिंग में ही एनर्जी दो ना भाई, एक्साइटेशन प्लस पेयरिंग क्यों बना रहे हो। तो अब ये क्या बन जाएगा T2G4 और ये क्या बन जाएगा Eg2। तो आप लिख के बताइए तो जरा D6 D7 D8 के लिए, D6 के लिए लिख के बताओ पहले तो, D6 के लिए, फिर D7 के लिए, इन दोनों के लिए लिख के बताओ, D6 और D7 के लिए। बताइए क्या बनेगा, बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या बनेगा ये कॉम्बिनेशन, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या बनेगा, बताइए ये क्या बनेगा, T2G6 और Eg क्या बनेगा 0, इसके केस में क्या बनेगा T2G4 Eg2। आगे आ जाओ D7 में बताओ क्या बनेगा, T2G6 Eg1, यहां पे क्या बनेगा T2G5 Eg2। अब आ जाओ D8 D9 D10 में आ जाओ, D8 D9 D10 का मतलब क्या हो गया, D8 D9 D10, D8 ये रहा, D8 का मतलब क्या हो गया, 2 2 4 और ये कितने हो गए 2 6 हो चुके हैं, पूरी तरीके से भर चुके होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो ऑब्वियस है कहां भेजोगे, ऊपर, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो चुका है, अब कंप्लीटली फिक्स हो चुका है ये, अगर आप ढंग से देखें तो ये भर चुका है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी ये क्या बन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, पैक्ड हो गए, तभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कंफ्यूग्रेशन क्या बन रहा है T2G6 Eg2, और यहां पे क्या बन रहा है T2G6 Eg2। आगे देखो, अगर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, अब मैंने 9 किया, तो यहां क्या, यहां पे भी यहीं भरा जाएगा,
और यहां पे भी कहां भरा जाएगा, यहीं भरा जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन मैंने बढ़ाया यहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यानी कि D8, D9, D10 के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो D8 के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लूं मैं, या फिर मैं क्या ले लूं, वीक फील्ड लिगेंड, दोनों ले लूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड ले लेता हूं। अब बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, यहां क्या बनेगा कन्फ्यूग्रेशन, T2G6, ये दोनों जगह फिक्स है सर। T2G6 यहां क्या बन जाएगा, Eg2, और यहां भी क्या बन जाएगा, Eg2। अच्छा मैं तुमसे बोलता हूं कि D8 के बाद एक काम करो, D9 में मुझे बताओ, D9 में, तो D9 में स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो, अच्छा है वीक फील्ड ले लो, क्या ले लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो, या क्या ले लो, वीक फील्ड लिगेंड ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, T2G6, Eg क्या बन जाएगा, 3, और ये क्या बन जाएगा, T2G6, Eg क्या बन जाएगा, 3। आगे बताओ यहां पे D10 ले लो, तो D10 लोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या वीक फील्ड लिगेंड ले लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए, चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड ले लीजिए, दोनों जगह क्या बनेगा, T2G6, Eg कितना बन जाएगा, 4, और ये भी क्या बन गया, T2G6, Eg4। कॉमन कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है, कहां कॉमन, कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। कॉमन कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तीनों में, इन तीनों में अगर आप देखेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो D8, D9, D10 वेरिएबल कहां आ रहा है, आप अगर देखेंगे D4, D5, D6 और D कौन सा हो गया, 7। अब यहीं पे आपका वेरिएबल आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे भी देखेंगे डी, ये कितना है, T2G6, ये Eg0 है, और ये कितना है, T2G4, और ये है हो गया Eg2। अब ढंग से सुनना मेरी बात को, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहा जाता है कि D1, D2 और D3 में अंदर वाले डी खाली हैं, अंदर वाले डी खाली हैं, अरे खाली हैं कि नहीं खाली हैं, 5 गो डी थे, तो 5 गो में से कौन सा खाली था, अंदर वाला 2 गो डी तो खाली था ना भाई, तो D2sp3 बन रहा था। और बाहर वाले में जाओगे तो कौन सा खाली है इस बार, इस बार कौन सा खाली है, कोई नहीं खाली है, इसीलिए D8 और D9 और D10 में बाहर वाला डी यूज कर रहे हैं, इसीलिए बनता है sp3d2। तो अगर हम बात करें बहुत सारी चीज इसके अंदर, अगर आप ऐसे देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे बहुत सारी चीजें इसके अंदर कॉमन निकल जाती हैं। एनीवे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ CFSC। CFSC कैसे कैलकुलेट करें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो इसके लिए पहले जगह छोड़िए, फिर लिखिए आप, पहले इसके लिए जगह ये लिख लिए थे, इसके लिए जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, और फिर लिखो, इसके लिए जगह छोड़ो, इसके लिए भी। हर उस बात को अब इसने एक्सप्लेन कर दिया। वीवीटी कह रही थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने पर D1, D2 और D3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था D2sp3, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, हाइब्रिड ये आया CFT एक्सप्लेन कर गया। D8, D9, D10 के केस में कह रही थी कि sp3d2 आएगा, ये बात उसने एक्सप्लेन नहीं की थी वीवीटी ने, लेकिन ये आते ही एक्सप्लेन कर गया कि हाँ भैया कैसे हो कैसे रहा है। उसने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कौन स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा कौन स्प्लिटिंग कम कराएगा, इसने बोला सिंपल सी बात है, देख भाई ईएन अगर ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा हो नहीं पाएगी। और इसने क्या बोला कि अगर ईएन कम होगी तो वो इजिली डोनेट करेगा, वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ गई। यानी कि दो केस बने, पहला कौन सा बना, केस 1, और दूसरा कौन सा बना, केस 2। तो कॉपी के अंदर लिखेंगे सबसे पहली चीज ये लिखेंगे CFSC, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के ऊपर लिखेंगे सबसे पहली चीज लिखेंगे when ligand approaches the metal ion, when ligand approaches the metal ion, when ligand approaches the metal ion, there is a splitting between the d orbital, there is a splitting between the d orbital, which leads to release in energy, which leads to release in energy, which leads to release in energy, which leads to release in energy। और उस रिलीज होने वाली एनर्जी से
और उस रिलीज होने वाली एनर्जी से सिस्टम को कितना फायदा हुआ, सिस्टम को कितना फायदा हुआ, उसे ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं या स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। उसे ही हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। उसे ही हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है सीएफएससी कैलकुलेट करने का, वो देखिएगा। सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जो ये कन्फ्यूग्रेशन आपको दिए गए हैं T2G1 EG0, ये क्या है बोलिए जल्दी? ये क्या है? T2G कौन सा है? ट्रिपल डीजेनरेट वाला है, यानी कि जो नीचे वाला है। और EG क्या है? डबल डीजेनरेट वाला है। इसके लिए वैल्यू कितनी बताई गई है स्प्लिटिंग के अंदर, ये मुझे बताइए। इसके लिए 0.4 डेल्टा हो या कितना दिया गया? -2.5। और इसके लिए कितना दिया गया? +3.5। तो आइए अगर हम बात करते हैं कन्फ्यूग्रेशन, अगर मान लीजिए दिया गया हमको T2G, लेट सपोज अगर हमको क्या दिया गया? T2G5 EG0 दिया गया, या फिर पहला कन्फ्यूग्रेशन ये, दूसरा कन्फ्यूग्रेशन हमें दिया गया है, मान लीजिए, एक मिनट, पहला कन्फ्यूग्रेशन हमको दिया गया T2G5 EG0, दूसरा हमें क्या दिया गया? T2G3 EG2। अब इसके लिए बोल रहे हैं सीएफएससी कैलकुलेट करो। तो T2G के लिए नीचे की वैल्यू कितनी आ रही है? -2.5, या फिर कितनी आ रही है? 0.4। और अगर हम बात करें EG के लिए कितनी आ रही है वैल्यू? +3.5 या फिर 0.6। अब अगर हम बात करते हैं ये कन्फ्यूग्रेशन अगर इस फॉर्मेट में आपको दिया गया और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मुझे बताइए। तो सबसे पहली चीज, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? 5 इंटू कितना है इसके लिए वैल्यू? तो इसके लिए वैल्यू कितनी है बताओ जरा? ये -2.5 और कितना हो जाएगा? -0.4 डेल्टा ओ, यानी कि यहां पे हो गया -2.5 -2/5 और कितना हो गया? -0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, प्लस यहां पे डेल्टा ओ लगा लेना, प्लस अगर हम बात करें EG में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा? +3/5 और कितना हो गया? 0.6 डेल्टा ओ, प्लस नए पेयर कितने बने? अब यह सवाल यह है कि नए पेयर क्या होते हैं, बताता हूं अभी, उसको भी ढंग से देखिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं प्लस न्यू पेयर, प्लस न्यू पेयर, न्यू पेयर, अगर आप ढंग से देखिए तो यहां न्यू पेयर T2G5 के केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं, T2G5 के केस में नए पेयर कितने बने? तो जवाब यह है, कैसे निकालेंगे? आपको आना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। अगर मान लो मैं तुमसे ये बात कहता हूं, ये बताओ कि D5 कन्फ्यूग्रेशन था, लेट सपोज कितना कन्फ्यूग्रेशन था? D5, 1 2 3 4 5, तभी इतने इलेक्ट्रॉन आए, 3 2 5 और D5 दिया गया है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं? ये देखो, ये 5 दिए गए और ये कितना जोड़ के बन रहा है? 5, यानी डी कितना रहा होगा? इनिशियली 5 ही रहा होगा, तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन आए। अब कह रहा है कि 5 में पेयर कितना था? कितना पेयर था? अबे कितना पेयर था? 0। अब जब कन्फ्यूग्रेशन तुमने बनाया है T2G5 EG0, यानी कितना पेयर निकल के आया? कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। तो वो जो 2 है वो नया पेयर कहा जाएगा। पहले देखो कितना पेयर था? 0। अब कितना पेयर है? 2। तो नया पेयर कितना आया? 2। पहले मान लो अगर ये D6 होता और उसके बाद से मान लो अगर हम तुमसे बोले कि अगर ये D6 होता, तो D6 में देखो जरा गौर से, यहां पे D6 में कहां गया बे? अच्छा ये रहा, हाँ D6 में ये क्या बन रहा है? T2G6 बन रहा है। T2G6 का मतलब कितना हो गया? 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने पेयर बने? 3। पहले कितना था? 3 - 1 कितना हुआ? 2। तो नए पेयर कितने आए? 2। नए पेयर कितने आए? 2। पहले कितना पेयर था माइनस अब कितना पेयर बचा है? समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी, अब कितना पेयर बचा है माइनस पहले कितना पेयर था, वो नया पेयर बताएगा तुमको। तो नया पेयर क्या होता है? पेयर देख के नहीं पहचानना होता है। अगर हम बात करें कि पहले कितना पेयर था,
अब कितना पेयर बचा है, तो अब माइनस पहले कर दो, आपको नया पेयर मिलेगा। तो न्यू पेयर जब भी निकालना होगा आपको, तो क्या करना है, अब कितना पेयर है और पहले ओरिजिनल डीजेनरेसी लॉस होने से पहले कितना पेयर था, तो उसको अगर आप माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, नए पेयर कितने आएंगे। तो न्यू पेयर निकालने के लिए अगर हम आपसे बात करें कि आपको करना क्या है, न्यू पेयर निकालने के लिए, न्यू पेयर निकालने के लिए रीसेंट पेयर आफ्टर स्प्लिटिंग, रीसेंट पेयर आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस, अगर हम बात करें ओल्ड पेयर, ओल्ड पेयर कब हुआ है, जब लॉस ऑफ डीजेनरेसी नहीं हुई है तब की अगर हम बात करें तो ओल्ड पेयर, तो इसको माइनस कर देंगे, आपको क्या निकल के आ जाएगा, न्यू पेयर। अब सीएफएससी इसके लिए कैलकुलेट करके बताइए, T2G5PG0 के लिए, T2G5PG0 के लिए T2G5PG0 के लिए कितना होगा सीएफएससी, कैलकुलेट करो। चलो इसके बाद से अब क्लास छोड़ने की भी वो आ गई है, छोड़ते हैं। उम्मीद करूंगा ऐसे मुस्कुराते चेहरे वापस मिलेंगे, जैसा आपने क्लास के अंदर मतलब कई दफा वो हुआ है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तो हमको बहुत कुछ चीजें याद होती हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है, देखिए ये हर दौर की कहानी है, ठीक है, हर दौर की कहानी ये होती है कि अपन जान लेते हैं चीजों को, बहुत अच्छी बात है, और ये जानना बहुत अच्छी बात है, ये आज का जो टेक का इस्तेमाल कर रहे हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस टेक के चक्कर में एक चीज और मत भूल जाना कि हम कहीं अपने रास्तों से ना भटक जाएं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ड्रॉप या सेकेंड ड्रॉप में जा चुके हैं, बट ऑब्वियस आपको चीजें आनी चाहिए, और अगर नहीं आती हैं और वो टेक के जमाने में नहीं आती है, ये शर्मसार करने वाली बात होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि बार बार मैं कहता आया पूरे सेशन के दौरान, सवाल 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 सवाल। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ये पता है कि इन मुस्कुराते चेहरों में से मैं केवल 4 या 5 चेहरे ऐसे होंगे जिनको मैं मेडिकल कॉलेज की वर्दी पहनते हुए देखूंगा, और मुझे भी ये बात 100% पता है कि मैक्सिमम लोग लीग से आउट हो जाएंगे, ये बात सत्य है। अंततोगत्वा कहीं विफलता के रास्ते में हमारे सामने हमारी कुछ की गई गलतियां बार बार आए, तो बेहतर है कि उनसे थोड़ा पीछा छुटाइए और कोशिश कीजिए कि आपका लक्ष्य आपने क्या निर्धारित किया था उसकी तरफ हम कैसे अग्रसर हों। समय बहुत कीमती है, आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो दुनिया आपको सुने, तो बेहतर है कि आपको आईने में खड़े होकर खुद एक बार बोलना पड़ेगा और खुद को सुनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि समय की वैल्यू आपके लोग करें, तो बेहतर है कि आपको अपने समय की वैल्यू करनी पड़ेगी। अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब पूरा ये जो सेशन था, जितने भी दिनों का सेशन था, इट वॉज गुड, इट वॉज अमेजिंग। उम्मीद है मेरी कि जब 98 चैप्टर एक साथ जब एग्जाम के अंदर सर पे आएंगे तो ये मुस्कुराते चेहरे वैसे ही मुझे नजर आएंगे, उम्मीद यही है। ठीक है, हालांकि मुझे पता है उम्मीदों पे अक्सर पानी फिरता है और फिरता रहेगा। फिर से मैं कह रहा हूं एक चीज, थोड़ा सा सवालों पे जोर दीजिएगा, सवाल जो रहेंगे वही आपके असली दोस्त, और आपके हित में जो काम किया जा सकता है वो सवाल ही करवा सकता है, अन्यथा और कोई चीज आपको साथ नहीं देगी। सीएफटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक होता है, सीएफटी अभी बचा हुआ भी है, ये सीएफटी के अंदर अभी कैलकुलेशन करवाने के बाद ही मैं जाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि अपना जो समय है ना, जो अच्छा टॉपिक है उसमें उसको कम से कम वेस्ट मत कीजिए। फिर मैं कहूंगा चाहे XYZ किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, जूलॉजी की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, अगर आपको आता है तो प्लीज सवालों से स्टक हो जाइए, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अगर आप यहां से सोच के चलें कि आज आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके बैठे हो, तो पूरा जनवरी अगर आप केमिस्ट्री को लगा देते हैं, पूरी फरवरी अगर आप फिजिक्स को लगा देते हैं, पूरा मार्च अगर आप अपने बायोलॉजी को लगा देते हैं, तो अप्रैल आपके सामने आके खड़ा हो जाता है जहां आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। सही बताया जाए तो सही मायने में प्रिपरेशन का यही वो उसूल होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज तक मतलब मैंने जिसको भी सेलेक्ट होते देखा, मेरे बैच का जो पहला इंसान जो AIR 1 आया था, डेट इज तेजस्विन झा, अगर मैं बात करूं, ईयर था 2014, तो उसको मैंने जब भी देखा मैंने एक चीज उससे हमेशा सीखी कि ही वॉज मतलब लाइक दैट कि उसने अपना सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट कर रखा था, क्लास में आता, कोने में बैठता, सवाल सॉल्व करता, सिर्फ सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए आता। मैं फिर बता रहा हूं, इस भीड़ के चक्कर में मारे मत जाना, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन मेन उद्देश्य है,
तुम्हारा सिलेक्शन मेन उद्देश्य है। मैं फिर बोलूंगा, और सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ सवाल, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि हाउ मेनी chapters you have read, how in depth you have read, from how many teacher you have read. The examiner is only going to ask how many varieties of question you have attempted before appearing in exam. आप अपने एग्जाम के अंदर कितनी वैरायटी ऑफ सवाल करके आए हो मित्र, वो आपसे यही पूछने वाला है। कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस करके उसे और स्ट्रांग बना लीजिए, और कोई टॉपिक वीक है तो क्लास लगा के बना लीजिए। लेकिन जो समय की निर्भरता पे आप हमेशा रहते हैं, कि समय की डिपेंडेंसी पे आप रहते हैं, मेरे पास मैं ये ऐसा कर लूंगा, एवरेज बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, देख जिसका होना है उसका होना है। जो एवरेज बच्चा है ना, वो बेचारा मुस्कुराते मुस्कुराते पूरा साल निकाल देता है, और एंड में पता है क्या मिलता है उसको? पता है क्या मिलता है? अगले साल एक बार और, इस बार एग्जाम निकल जाएगा। तुझे हर साल पीएमटी एक ऐसा लालची एग्जाम है, हमारे मास्टर ने बोला एक बार, हमारे मास्टर ने बोला कि पीएमटी एक ऐसा लालची, क्योंकि उस समय पीएमटी होती थी, तो पीएमटी एक ऐसा लालची एग्जाम है जो कि हर साल तुमको ये लालच देगी कि एक बार और, तुमको लगेगा एग्जाम के एकदम मिड के बाद इस बार तो निकाल लेंगे चाहे कुछ हो जाएगा, फिर तुम जाओगे अटक जाओगे अप्रैल में। जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप में से मैं बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट ले रखा है, अभी भी वो सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना दिसंबर का, ना जनवरी का, ना फरवरी का, ना मार्च का अपना कोई रोड मैप नहीं है। और सच कहूं ना दोस्त, 30 चैप्टर है, आज एक चैप्टर रिवीजन करने बैठे ना तुम, तो पूरा दिसंबर लग जाएगा फिजिक्स संभालने में, पूरा आपका अगर हम बात करें कि पूरा जनवरी निकल जाएगा आपका केमिस्ट्री संभालने में, पूरा फरवरी आपका निकल जाएगा किसके अंदर, अपना बायो संभालने में, और मार्च मिड चला जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होके रोज एक चैप्टर एकदम करते गए, तो एक चैप्टर के कम से कम 250-300 सवाल लगाते गए, पीवाईक्यूज लगाते गए, सब कुछ निपटाते गए, तो भी पता है आपके पास कितना है? तब भी आपके पास अब समय 15 दिन का है, सच मायने में देखा जाए तो। और अप्रैल में बैठ के ही थोड़ी करेंगे कि हम पेज पलट के रट रहे हैं। अरे भैया, इस दिनों में गलतियां बहुत सारी होंगी आपसे, एकदम परफेक्शन से जब आप काम करोगे तब इन दिनों में बहुत सारी गलतियां होंगी, और उस गलतियों के चक्कर में फिर आप क्या करोगे? मॉक्स जब लगाओगे, अप्रैल का पूरा महीना मॉक्स को डेडिकेट किया जाता है, टेस्ट सीरीज को डेडिकेट किया जाता है, ताकि आपका एक महीने पहले से टेम्परामेंट एग्जाम को लेके ऐसा सेट हो चुका रहे कि हम 3 घंटे के प्रेशर को बड़े आसानी से टैकल कर पाए। गिरते हाँपते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं पाओगे। कंटेंट इजी है, और जो कंटेंट आपके लिए इजी है वो, मतलब अगर मैं बात करूं, भारत के 20 लाख बच्चों के लिए इजी है। आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन, अरे मैं तो निकाल लूंगा। कैसे निकाल लोगे? 20 लाख बच्चे के पास 20 लाख बच्चा भी वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो, तो आप कैसे सोच रहे हो? आपका एग्जाम टेम्परामेंट एक महीने पहले से एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ 3 घंटे के लिए मैं एकदम रेडी हूं, मैं सेट हूं एकदम, मैं इधर नहीं उधर नहीं। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, अगर किसी भी पैटर्न का सवाल आ रहा है तो मैं इसको इतने मिनट से ज्यादा मैं करूंगा ही नहीं, इतने मिनट में मुझे निकालना है। आपकी मेंटल साइकोलॉजी प्री डिफाइंड होनी चाहिए, प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, अन्यथा ये मुस्कुराते चेहरे मुझे मुस्कुराते नजर आएंगे। समय और गंतव्य स्थान बस अलग अलग होगा, वो समय अलग होगा, वो गंतव्य स्थान अलग होगा, और ये मुस्कुराते चेहरे फिर मुस्कुराते नजर आएंगे, न जाने कितने वर्षों तक मुस्कुराते आएंगे, और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते आपकी मुस्कान कहां छिप जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। नीट की ये गहरी सच्चाई है। क्यों? 25 लाख में एग्जाम दोगे, सेलेक्ट होके 55,000 से ज्यादा को नई कॉलेज में जाना है। अगर हम बात करें 55,000 को जाना है, पहला साल तो नहीं गए। 28 लाख में एग्जाम दोगे, फिर 55,000 में नहीं गए। 30 लाख में एग्जाम दोगे, फिर 55,000 में नहीं। तुम मुस्कुराते रहोगे, पहले वर्ष में मुस्कुराओगे, दूसरे में मुस्कुराओगे, तीसरे में मुस्कुराओगे, अंततो गत्वा तुम्हारी मुस्कान दिखाने के लिए तुम्हारे आसपास ही कोई नहीं बचेगा। तुम जिससे भी नजरें मिलाओगे, तुम उसको देख के मुस्कुरा नहीं पाओगे। तुम्हारी मुस्कान कहां छिप जाएगी और तुम्हारी जिंदगी कहां छप जाएगी, इन दोनों के बीच में जो महीन अंतर है ना, उसको पहचानने में हमेशा तुम विफल रहोगे। तुमको हमेशा सेल्फ डाउट होगा कि क्या मैं अब अगला काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं।
क्या मैं जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक अगला कदम उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता हूं, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया ना मित्र, कभी जीवन में उठने नहीं देगा वो तुमको। हर बार उठ जाओगे, हो सकता है तुम आगे मेहनत करके तुम आगे कहीं एक्सेल कर जाओ, लेकिन यकीन मानो डर जो होगा वो तुम्हारे जहन में पूरी तरीके से बैठ चुका होगा। फेलियर जो होगा वो आईना लेके तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जो बच्चा कभी ये सोचता था कि मेरे लिए तो कुछ भी टफ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जब नीट की पहली प्रिपरेशन का दिन था तब तुम्हें डर नहीं था। जब पहला अटेम्प्ट खत्म हुआ ना तो डर आया, हल्का डर आया। जिस दिन दूसरा खत्म होगा डर और हावी होगा, तीसरा खत्म होगा डर बहुत हावी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी पे ये डर हावी हो जाए। और जिस दिन मित्र जिंदगी पे डर हावी होता है ना, उस दिन मैं तुमको सच बता रहा हूं, जिस दिन जिंदगी पे डर हावी हो गया ना, उस दिन निकलना उससे बड़ा मुश्किल होगा। कोई तरह तरह के नशे का सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह के आइसोलेशन का सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह की जगहों का सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह की वस्तुओं से सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह के इंसान से सहारा लेगा। और फिर एक दफा एक मर्तबा कुछ ऐसा होगा, उन सब से भी ऊब जाओगे और जिंदगी एक ऐसे दलदल के बीच फंस चुकी होगी जहां से निकलना काफी मुश्किल होगा। ये जो जर्नी मैंने बोली है, अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए पिछले 5 सालों में अंधेरे भविष्य की जर्नी को बोला है। इस जर्नी में मुझे याद आता है ऑल इंडिया रैंक 93 विदित पृथ्वी, जो एक लड़का मेरी लाइफ का जो सबसे अच्छा रैंक रहा, उस बच्चे को दिल्ली के अंदर अभी भी वो है, मतलब आप उससे मिलेंगे। इनफैक्ट उसने हर एग्जाम के अंदर बड़ा एक्सेल किया। उसको मैंने देखा तो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर नेटफ्लिक्स चला के भी वो एग्जाम निकाल ले गया। पता है क्यों? क्योंकि वो पूरे 11th में और पूरे 12th में वो लड़का इस लेवल पे था कि जेई एडवांस का भी सवाल फेंको तो वो सॉल्व कर देता। तो वो निकल गया। उसके पैरेलल एक लड़की थी, भव्या नाम है, मुझे कहने के लिए आशिक और माशूक थे एक दूसरे के। मैं क्यों वो कहूं, जरूर मतलब वो मुझे सुनेंगे तो उनको पता होगा। केवल माशूक के चक्कर में वो बच्चा अपनी कोचिंग छोड़ के उस पर्टिकुलर कोचिंग में आ गया जहां पे वो लड़की पढ़ती थी। हुआ यूं कि वो तो अपने ट्रैक पे चलता रहा, भव्या ने ट्रैक जरूर पकड़ लिया। भव्या उसके पीछे भागने लगी भागने लगी भागने लगी। भव्या को एंड में जाके मतलब रैंक नहीं आया उसका, बट उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया इस चक्कर में। और विदित की फिर आशिकी टूट गई और वो फिर अलग ही पाथ पे निकल गया। और इसी जर्नी के दौरान मुझे एक बच्चा और याद आता है, युगांश। मैंने उसको अभी परसों रात को ऐसे ही इंस्टा पे मैसेज किया, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। क्योंकि अचानक से होता है ना कि एकदम आइसोलेशन में जा चुका है जो बच्चा, एकदम इंस्टाग्राम चलाया करता था, अचानक से वो चला जाए। मतलब इंस्टाग्राम चलाया करता था कि ऐसा वो इंस्टाग्राम का धुन था। 11th में वो पहला बच्चा था, 11th में वो पहला बच्चा था जो कि मतलब मुझे याद है, कैसे याद है, क्योंकि वो क्या करता था ना, बहुत सारी रील्स भेजता था, बहुत सारी रील्स भेजता था। मैं उसको बार बार डांटता था कि मत किया कर, मत किया कर, मत किया कर, लेकिन वो दिन भर में 10 गो रील भेज ही देता था। तो उसका नाम ही मुझे याद है। जब मैं उसको इस सन्नाटे में वापस ढूंढने गया तो स्टेटस एक उसने लगाया था पूरा, मतलब डार्क वार्क मून उनका फोटो लगा के एक एकदम रोता हुआ गाना लगाया हुआ था। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन यू, मतलब हाउ इज योर लाइफ इज गोइंग ऑन एंड वेयर आर यू राइट नाउ। मैंने ये मैसेज उसको लिखा। बोला सर गुजरात में हूं। मैंने कहा गुजरात में कहां पहुंच गया? तो बोला सर अभी बीपीटी कर रहा हूं। मैंने कहा कब एडमिशन लिया? बोला लास्ट ईयर। हाँ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, बीपीटी कर रहा हूं। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने कहा कॉल मी टुमारो, फिर नंबर वंबर शेयर हुए, फिर बात हुई उससे। तो बड़ा मतलब उसकी कहानी से बड़ा मतलब एक दर्द झलक रहा था, बट वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। उसी का एक दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बता रहा था नवीन के साथ वो रहता था। मुझे दोनों का याद है क्योंकि नवीन खूब झगड़े करता था और ये उसके साथ खूब इन्वॉल्व रहता था। आज सिचुएशन परिस्थिति बहुत अलग अलग है। छोड़ो, मैं अपने दोस्तों की बात अगर तुमसे कहूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मुस्कुराते चेहरे कहीं छिप जाएंगे और ये मुस्कुराहट कहीं छप जाएगी। समय और गंतव्य स्थान बदलता हुआ नजर आएगा, आपको भी और मुझे भी। बस इसी की कामना मैं नहीं करता हूं। तो बेहतर है कि जो भी जहां पे भी है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मित्र आप अच्छा बहुत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 690, 700, 710 और 720 तक भी अभी ना करते हुए, अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूं इंडिया के लेवल पे, क्योंकि खरीदारी हर जगह चलती है तो थोड़ा सा रैंक आइडिया हर जगह लगता रहता है कि कहां कहां कितना कितना आ रहा है।
मैं आपको बता दूं, अभी इस समय भारत में ऐसा बच्चा है जो बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोचिंग्स के अंदर कम से कम 2500 बच्चा है जो 710 प्लस चल रहा है इस समय के टेस्ट में। जिस टेस्ट में आप 640 चल रहे हैं, 650 चल रहे हैं, 670 चल रहे हैं, उस टेस्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं बड़ा फैक्चुअल डेटा पे बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? जहां की टेस्ट सीरीज सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट सीरीज है, बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, वहां 710 प्लस पे इस समय कम से कम 2500 बच्चा चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर 640 पे चल रहे हैं, यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहां की बात कर रहा हूं आप इनडायरेक्टली आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है? बहुत स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत। तो आप ये मान के चलिए 2500 बच्चा आपसे अभी किस रेंज में चल रहा है, 710 प्लस चल रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं हमें अगर उसका पैरेलल, देखो मैं वो नहीं कहता, उसमें से भी बहुत आउट होंगे, ये भी बात फैक्ट है। 710 लाने वाला उस दिन टेम्परामेंट वो सेट नहीं कर पाता है। रोड मैप बना लो अपना, प्लीज बना लो। जो एवरेज है तू समझ भाई, तू अपनी रेगुलर क्लास लगा ले, तेरे से कुछ ना होना जाना, तेरे 250 से 500 नंबर ही आने हैं, ठीक है? पहले तो मैं अच्छे बच्चों की मैंने बात कर ली, जिनको मतलब आ चुके हैं पहले से नंबर 550, जिनके प्लस हैं उनके लिए अभी तक ये प्यार की बातें थी। जिनके 500 से कम है ना, तू फिर मारा जाएगा, तू 500 नंबर से ऊपर फिर नहीं लाने वाला है, तो 250 से 450 के बीच में नंबर आएंगे फिर से, 250 से 400 के बीच में फिर से तू फंसेगा, फिर से तू लटकेगा, अगले साल तू बैग ढूंढेगा, इस बार बैग और बैच कौन सा बदलू, समझ रहा है? कैमरे पे भी जितने लोग सुन रहे होंगे उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है? कि भैया अगर 250-300 नंबर, इस समय नींद बहुत आ रही होगी, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुमसे ना होगा, तुमको पता है आज तक तुमने कितनी कमिटमेंट करके कितनी पूरी की है अपने आप से, एक तो पूरी नहीं हुई तो तेरे से, तू इतनी लंबी कमिटमेंट कर रहा है, 99 चैप्टर मैनेज करने की बात कर रहा है, समझ रहा है? 98-99 चैप्टर है टोटल, यही है ना, इसी के इर्द गिर्द। अब डिलीट हो गया हो तो एक ही दो तो डिलीट हुए होंगे मैक्सिमम। हाँ मतलब भाई कितना 84 हो गया है, बहुत कम सिलेबस कर दिया है बे तुम्हारा तो, समझ रहे हो? तो चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, लेकिन उसके पहले इसका कैलकुलेट करके बताइए हमको, T2G3EG2 का कैलकुलेट करके बताइए। इसका CFSC कितना आया है? 0। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, एक और बात मुझे बताओ, तीसरा बता दो, तीसरा T2G6EG4 ये बता दो, इसका कितना आएगा? कैलकुलेट करो। अबे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 0.4 माइनस 2.4, यहाँ पे कितना हो गया, 6 इंटू कितना है 4, तो अब कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.6 2.4 प्लस 2.4 माइनस 2.4 कितना आ गया 0। दरअसल तुमसे ये कहना चाहता था मैं, इन्हीं दोनों कन्फ्यूग्रेशन का क्या होता है, 0 होता है, इन्हीं दोनों कन्फ्यूग्रेशन का क्या होता है, 0 होता है, बाकी सबका कैलकुलेट करके देख लेना आप। और ये पता है कहां पाए जाते हैं, दो जगह पाए जाते हैं, एक तो यहां पाया जाता है D10 इस SFL और WFL में, और उसके बाद अगर हम बात करें D5 के केस में, यहां पे अगर हम बात करें T2G3 है और EG2 है, यहां पाया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये दो कन्फ्यूग्रेशन है, ये कन्फ्यूग्रेशन जहां भी आपको देखने को मिले CFSC क्या होगा, 0 होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मतलब संडे को मिलेंगे, संडे को हो सकता है लेक्चर लगे, टेस्ट के बाद लगे, 2 घंटे का ब्रेक होगा, 2 घंटे के बाद फिर आपकी क्लास होगी, ठीक है? टेस्ट के बाद तो देख लीजिएगा, और प्लीज थोड़ा सा रिग्रस तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर आज शुरू हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इज नॉट द गेम ऑफ प्रिपरेशन, अप्रैल इज द गेम कि जहां पे 3 घंटे के टेम्परामेंट को सेट किया जाए, और तभी हो पाएगा, वरना मैं तुमको बता रहा हूं, पता है क्या होगा, तुम अगर इस लीनियंसी के साथ चले, तुम अगर इस लीनियंसी के साथ चले कि अप्रैल में जाके मैं अपनी गलतियां ठीक करके और उस पर भी काम कर लूंगा, कभी नहीं होगा। तुम पता है कहां फिर लटकोगे, कट ऑफ जाएगी 660 और तुम लटकोगे 640, तुम लटकोगे 650। अब निर्धारित कर लो 600, अब तुम अगर सोच लो 670 जाना है, अगर 660 कट ऑफ जा रही है और 670 तुमको जाना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब तुमको ये होगा कि सर 1 अप्रैल को हम, अब एग्जाम दिलवा दीजिए, हम ला सकते हैं। उसके बाद तो फिर मैं टेम्परामेंट अपना सेट करने के लिए बैठ रहा हूं। उससे पहले अगर टाइम लग रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन करने में टाइम लग रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा भाई, पैदा होते ही बच्चा नहीं भागने लग जाता है, पहले ये समझ।
टाइम और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो तब आएगी ना, स्पीड और एक्यूरेसी पे तब तू ना काम करेगा जब तेरे को पूरा कंटेंट आता है, सब कुछ रटा हुआ है, तब ना तू स्पीड और एक्यूरेसी। नहीं सर, पहले दिन से मैं स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करूंगा। कर ले काम, कर ले काम, देख लेना रिजल्ट। और देख लिया है रिजल्ट अभी तक का। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ के टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं उससे बम बम मत होना, पहले बता दे रहा हूं। यहाँ के टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं ना, उससे बम बम बिल्कुल मत होना। अगर बम बम होना होगा तो एक टेस्ट में हमको बता देना, कोई भी टेस्ट एक बता देना, यहां सर इस बार हम बम बम होना चाहते हैं लेकिन टेस्ट बनाइए। सारे मास्टर से प्लीज रिक्वेस्ट कर लेना कि सर एक बार प्लीज, क्योंकि पता है आधा मास्टर तुम्हारी शकल देख के और नंबर देख के पेपर बनाता है, कहता है जाने दो यार, कुछ तो आ जाने दो ना लायकों के, सुसाइड उसाइड की नौबत ना आए। सॉरी क्या बोल गया यार मैं, मतलब सुसाइड इन द सेंस नॉट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, मैं भावनाओं की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे जरूर कहूंगा एक बार मास्टरों से रिक्वेस्ट कर लेना, सर प्लीज एक बार नीट लेवल का पेपर हमें, मतलब अच्छा वाला पेपर बना के दे दीजिए जिसमें हमें अपनी औकात देखनी हो, और आइएगा उसमें पढ़ के जरूर, ठीक है। सीटी में नहीं बना सकता ना, क्योंकि तुमको 10 तरह के जवाब देने, और मैं चाहता नहीं कि तुम्हारी मार्क्स तक की प्रिपरेशन खराब हो, वरना घर वालों को जवाब देते देते तुम थक जाओगे, नंबर नहीं आएगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो इसलिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एंड में जाते जाते 4-5 टेस्ट अपने टीचरों से कह देना प्रिपेयर करने के लिए। तो अच्छा, वो आउट ऑफ लीग नहीं प्रिपेयर करेंगे, वो एग्जैक्ट पेपर ऐसा प्रिपेयर करेंगे जहां पे एग्जैक्ट आपकी औकात पता चलेगी। हाँ, एनवाईटीएस का मैंने सॉल्व नहीं किया यार, मैंने नहीं देखा है, मैंने लास्ट ईयर बस किया। ठीक है, मतलब यहाँ वाला टेस्ट तो फिर भी काफी हद तक हम लोगों की नजर से निकल के जाता है कि हाँ ये तो सम टाइम ये होता है, ये डाल दो यार थोड़ा सा, 10 क्वेश्चन तो हम ये सोच के 60 डालते हैं कि इनके नंबर आ जाएं, फिर ये अपना कॉन्फिडेंस ना गिराएं। अन्यथा क्या होगा कि अब हमारा उद्देश्य बिल्कुल नंबर काटना नहीं होता है और मार्क्स तक नहीं होगा, लेकिन अब एकदम कहानी और गाड़ी हाथ से निकल ही जाएगी तो अब क्या कर सकते हैं, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, आज जिसको साइयां ही नहीं रखे उसको, समझ रहे हो, वो भी कहेगा, भगवान भी कहेगा कहां तक मदद करूं भाई तेरी मैं, एक सर्टेन लेवल तक मदद कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, तू चाहता ही नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें। जो कंबल छोड़ के कंबल पे जाओगे नींद आएगी, ट्रैक सूट खरीदो, एगो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, पैसा बचाओ, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, ट्रैक सूट खरीदो, और ट्रैक सूट खरीदने के बाद से एक बढ़िया एकदम क्या